डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि सिलेक्शन के जो मेथड्स होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह के सिलेक्शन और दोनों ही डायरेक्ट मेथड्स में इंक्लूड्स हैं। तो अभी हम जो पहला मेथड्स देखने जा रहे हैं यहाँ पे वो हमारा है पॉजिटिव नेगेटिव टाइप ऑफ सिलेक्शन। नेगेटिव टाइप ऑफ सिलेक्शन मैंने पहले ही बताया कि ऐसा सिलेक्शन जिसमें ट्रांसफॉर्म्ड सेल होस्ट सेल जो होगा वो सर्वाइव नहीं करेगा, लेकिन हम उसको रेप्लिका प्लेटिंग बना करके उसकी रेप्लिका बना करके फर्दर उसको यूज कर सकते हैं। तो इस तरह के जो मेथड्स होते हैं इसमें क्या होता है कि हम जो यूज करते हैं वेक्टर, वो सबसे पहली बात कि हमारे पास जो वेक्टर होगा वो PVR 322 होगा। इस वेक्टर की सहायता से हम निगेटिव सिलेक्शन यहाँ पे करेंगे। और हमें पता है कि PBR 322 में दो तरह के जीन्स मार्कर जीन्स हैं, जैसे टेट्रासाइक्लिन है और एम्पिथ्रिन रेजिस्टेंस मार्कर जीन हो गया, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो गया। और इन दोनों के ऊपर ही MCS आप देखते होंगे, मल्टीपल क्लोनिंग साइट, जिसको हम पॉलीलिंकर भी कहते हैं। MCS का मतलब यहाँ पे मोर देन 20 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के साइट्स इन्हीं मार्कर जीन्स पे हैं। तो हम किसी भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करके इस मार्कर जीन को इनएक्टिवेट कर सकते हैं। तो अभी हमें ये देखना है कि जैसे हमारे पास ये फॉरेन जीन हो गया, अब इस फॉरेन जीन को हम क्या करते हैं कि इस एम्पीसिलिन के अंदर हमें इनकॉर्पोरेट करना है। डेट मीन्स कि इस फॉरेन जीन को इंसर्ट करके एम्पीसिलिन को इनएक्टिवेट करना है। डेट मीन्स प्रिंसिपल ऑफ इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। मैंने जैसे लास्ट वीडियो में बताया भी था आपको कि जीन को इंसर्ट करके मार्कर जीन को इनएक्टिवेट करना एक प्रिंसिपल ऑफ इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कहलाता है, और यही यहाँ पे हो रहा है। हम फॉरेन जीन को इंसर्ट करके एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस मार्कर जीन जो PVR 322 पर है, इसको हम यहाँ पे इनएक्टिवेट कर रहे हैं। और इसके लिए हमने क्या किया, इको R1 से काटा और DNA लाइगेज से जोड़ा है। और फुल स्वरूप क्या हुआ, जो रिजल्ट हमारा बना है वो रिजल्ट ये बना कि हमारे पास रिकॉम्बिनेंट DNA जो है वो बन गया। अब ये हमारे पास रिकॉम्बिनेंट DNA जो है बन गया। जैसे ही ये रिकॉम्बिनेंट DNA बना, इसमें आप देखेंगे कि इसमें टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस मार्कर जीन तो है, लेकिन एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस मार्कर जीन अब नहीं रह गया। क्यों? क्योंकि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस मार्कर जीन के पास क्या आ गया, उसके जगह पे क्या आ गया, उसके जगह पे फॉरेन जीन वहाँ पे इंसर्ट हो गया और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस मार्कर जीन इनएक्टिव हो गया। अब यहाँ पे एक खास बात, ध्यान देने वाली बात यह है कि जब किसी वेक्टर को आप किसी एंजाइम यानी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटते हैं, तो होता क्या है कि वेक्टर तो कट तो जाता है, लेकिन आपको पता होगा कि वेक्टर के एक एंड पर, क्योंकि वेक्टर क्या है, सर्कुलर DNA मॉलिक्यूल है, तो एक एंड पर 5 प्राइम पे फॉस्फेट ग्रुप होता है और 3 प्राइम पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। और आपको पता है कि फॉस्फेट और हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपस में लिंक्ड करके फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने की क्षमता रखते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को हम जो बोलते हैं दैट इज कॉल्ड सेल्फ लाइगेशन बोलते हैं। और आपको पता है कि एक एंजाइम भी मैंने बताया था, अल्कालाइन फॉस्फेटेज, ये सेल्फ लाइगेशन को रोकता है। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर बाई चांस अगर सेल्फ लाइगेशन हो गया तो क्या होगा? जैसे अगर ये वेक्टर है और इसको हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा, तो अब यहाँ पे ये कट गया और यहाँ पे फॉरेन जीन इंसर्ट होना चाहिए। लेकिन अगर ये फॉरेन जीन इंसर्ट होने से पहले अगर ये खुद पे खुद इटसेल्फ ये लाइगेट हो गया, इसका जो 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड आपस में लाइगेट हो गया, तो क्या बन जाएगा, ये सेल्फ लाइगेटेड वेक्टर मॉलिक्यूल बन जाएगा। और एक सेल्फ लाइगेटेड वेक्टर मॉलिक्यूल का पिक्चर आप यहाँ दिखाया जा रहा है। एक सेल्फ लाइगेटेड वेक्टर मॉलिक्यूल में सब कुछ वही होगा जो एक वेक्टर के अंदर होता है, यानी कि एक टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस मार्कर जीन होगा, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस मार्कर जीन भी होगा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी होगा। तो अब आप ये सोचिए कि अगर हमने फॉरेन जीन को इंसर्ट करना है वेक्टर के अंदर, हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज किया है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस मार्कर जीन को इनएक्टिवेट किया है, लेकिन फॉरेन जीन इंसर्ट होने से पहले उस वेक्टर्स के अंदर क्या होगा कि फॉरेन जीन इंसर्ट हो जाएंगे और रिकॉम्बिनेंट DNA बन जाएगा। लेकिन कुछ वेक्टर्स के अंदर क्या होगा कि फॉरेन जीन इंसर्ट होने से पहले ही वो सेल्फ लाइगेटेड हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि जब ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जब ये होस्ट सेल में जाएगा, तो कुछ जगहों पे आप देखेंगे कि सेल्फ लाइगेटेड वेक्टर जा रहा है और कुछ जगहों पे देखेंगे कि RDNA जा रहा है। तो होस्ट सेल के अंदर दोनों ही तरह के वेक्टर्स भी जाएंगे। एक वैसा वेक्टर जिसके अंदर फॉरेन जीन इंसर्ट हो चुका है, दैट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट DNA, जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट है, वो रियल ट्रांसफॉर्मेंट सेल्स बनाएगा। और एक ऐसा वेक्टर जिसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, वो एक सेल्फ लाइगेटेड वेक्टर मॉलिक्यूल है। तो ऐसे सेल को हम ट्रांसफॉर्मेंट नहीं कह सकते, ऐसे सेल को हम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स कहेंगे।
तो इस तरह से हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा सेल ट्रांसफॉर्मेंट्स है, कौन सा सेल नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स है, यानी किसमें रियल फॉरेन जीन गया है अलॉन्ग विद द वेक्टर जो कि ट्रांसफॉर्मेंट सेल्स कहलाया है, और किसमें केवल सेल्फ लाइगेटेड वेक्टर गया है जो केवल नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कहलाया है। तो इसी के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक हम प्लेट बनाते हैं, मीडिया की प्लेट, जिसमें एंटीबायोटिक जो एम्पिसिलिन का यूज करते हैं। तो उस मीडिया में हम एम्पिसिलिन डाल देते हैं एंड देन उसको हम ग्रो कराते हैं दोनों के दोनों सेलों को। तो आप ये देखेंगे कि जो कि प्लेट पर एम्पिसिलिन है और एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक है और ये एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी इसके अंदर होती है। तो अब आप ये देखिए कि जो दोनों सेल्स हैं हमारे पास, जो रियल ट्रांसफॉर्म्ड है जिसमें कि आरडीएनए गया है और जिसमें और एक नॉन ट्रांसफॉर्म्ड जिसमें कि सेल्फ लाइगेटेड वेक्टर गया है, दोनों में क्या अंतर होगा? जो ट्रांसफॉर्म्ड सेल है उसमें तो एम्पिसिलिन इनएक्टिव है, क्योंकि एम्पिसिलिन जीन की जगह हमने क्या कर दिया, फॉरेन जीन को इंसर्ट करा दिया है। तो निश्चित तौर पे एम्पिसिलिन जीन क्या है, इनएक्टिव है। और अगर एम्पिसिलिन इनएक्टिव है तो ऐसा सेल के अंदर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस प्रोटीन नहीं बनेगी। तो जब ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस प्रोटीन नहीं बनेगी तो ऐसा सेल उस प्लेट पर जिस पर कि एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक है, क्या उस पर सर्वाइव करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। इसका मतलब जो रियल ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स होगा वह एम्पिसिलिन के प्लेट पर सर्वाइव नहीं करेगा। लेकिन ऐसा सेल, ऐसा होस्ट सेल जिसमें सेल्फ लाइगेटेड वेक्टर गया है, उसके पास तो एम्पिसिलिन भी है और टेट्रासाइक्लिन भी है। तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन वहाँ एक्टिव होगा सेल्फ लाइगेटेड वेक्टर मॉलिक्यूल में, तो वहाँ पर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस प्रोटीन उस होस्ट सेल में बनाएगा। और जब ऐसा होस्ट सेल जिसमें कि सेल्फ लाइगेटेड वेक्टर है जो कि नॉन ट्रांसफॉर्म्ड कहलाएगा, जो कि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस प्रोटीन बना रहा है, वो निश्चित तौर पर ऐसे प्लेट पर सर्वाइव करेगा। तो एम्पिसिलिन के प्लेट पर केवल वही सेल सर्वाइव करेंगे जो नॉन ट्रांसफॉर्म्ड है, जो ट्रांसफॉर्म्ड होगा वो सर्वाइव नहीं करेगा। तो इसीलिए इस मेथड को हम नेगेटिव सिलेक्शन कहते हैं। अब यहाँ एक क्वेश्चन उठता है कि फिर अगर ट्रांसफॉर्म सेल मर ही गया तो फिर हम ऐसा करने से क्या फ़ायदा हुआ हमें, क्योंकि अगर ट्रांसफॉर्म सेल सर्वाइव ही नहीं करेगा तो अब फ्यूचर क्या है उसका, फर्दर आप क्या यूज कर सकते हैं? हमें जान के क्या पता चला जब हमारे पास ट्रांसफॉर्म सेल सर्वाइव ही नहीं किया तो इसका आंसर ये है कि हम केवल रेप्लिका प्लेटिंग मेथड से हम आगे फिर इस सेल की रेप्लिका बना लेते हैं जो ट्रांसफॉर्म सेल है, और उसको फिर हम यूज करते हैं। तो नेक्स्ट सेक्शन में हम आपको रेप्लिका प्लेटिंग मेथड जब बताएंगे तो उसको बताएंगे किस तरीके से ये होता है।